हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन और उत्पाद पुलिस एवं एक्साइज के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने आज की इस क्लास में इंक्लूड किया है जीके जीएस एवं हिंदी के प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ। सारा पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से अगर आप लोग जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन भेज दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको देखिए डेली क्लास जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो भी आपका प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, इसको यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड है, इसलिए आप लोगों को जाकर के पीडीएफ ले लेना है और साथ में जाकर के आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। तो एग्जाम डेट आपका रिलीज हो चुका है और एग्जाम आपका स्थगित भी नहीं होगा। एग्जाम जो भी आपका डेट रिलीज किया गया है उसी डेट में आपका जो एग्जाम को लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न भी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि विद्युत का सबसे कम सुचालक कौन सा इसमें, ऑप्शन ए दिया हुआ एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी दिया हुआ कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कार्बन। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे जो है अधिक विद्युत का सुचालक कौन था, ये आपका कॉपर हो जाएगा, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन सबसे इससे भी अधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विद्युत का सुचालक होता है ये आपका चांदी होता है। चांदी से भी अगर अधिक की बात करें तो सोना होता है, लेकिन सोना का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना वो महंगा होता है कि उसका प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, जिसके कारण से चांदी आपका जो है स्थान को ले लेता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर कि ताम्र का वृहद उत्पादन राज्य कौन सा है, बताइए। तो ताम्र का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि कोयला जो पाया जाता है आपका किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये जो आपका पाया जाता है आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कोयला जो पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इसके अलावा अगर लोग बात करें कि सबसे जो सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है ये आपका एंथ्रासाइड होता है। इसके अलावा याद रखिए कि सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे जो है यानी जो है लो ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, तो ये आपका पीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लोग बात करें सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइड हो जाएगा। इन दोनों चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रासाइड देखिए इसलिए सबसे अधिक जो है वो महत्वपूर्ण कोयला है, अच्छा कोयला है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कार्बन की जो मात्राएं होती है अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से वो बेस्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे ये आपका बने थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और अस्थायी की बात करें तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर ये हम लोग बात कर ले कि ये कब बने थे, तो याद रखिएगा कि ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था इसमें टोटल 17 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, साथ में आपको क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कितना इसमें से अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि सारा प्रश्न आपका जो एग्जाम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर बात करें कि गीत जो यहाँ पर आपका है जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था आपका 1950 में किया गया था, स्वीकार किया गया था। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और ये स्वीकार कब किया गया था, तो ये 1950 में स्वीकार किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, जो कि कांग्रेस का यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसमें इसको स्वीकार किया गया था। और इसकी जो गान की जो अवधि होती है ये 22 सेकंड होती है, लेकिन कोलकाता में जब इसको स्वीकार किया गया था तो वहाँ इसको संक्षिप्त में जो है 20 सेकंड में ही गाया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना कि कलकत्ता में जो गाया गया था ये 20 सेकंड में आपको जो है ये खत्म कर दिया गया था संक्षिप्त में। लेकिन यहाँ पर बात करें कि इसको कब स्वीकार किया गया था, 1950 में। ये किसके द्वारा लिखा गया था जनगण मन, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और देखिए इसके अलावा अमर सोनार बांग्ला की बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, तो बताइए कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या होती है 552 होती है। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 8 नंबर में, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर लोकसभा के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसके लिए टोटल 25 ईयर है, जिसमें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो आयु सीमा को निर्धारित किया गया, इसमें 30 ईयर्स को निर्धारित किया गया, इसमें 30 ईयर को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इसमें 25 ईयर को निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने की उम्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो इसमें जो है 35 वर्ष होना चाहिए। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 25 वर्ष जो यहाँ पर लोकसभा में निर्वाचन के जो न्यूनतम जो आयु सीमा जो रखा गया है, ये 25 वर्ष जो रखा गया है, ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आपका 84 के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अनुच्छेद आपसे पूछा नहीं जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा, यानी भारत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका मतलब क्या है, ये चीज़ों को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि सभी राज्य सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि इसलिए गलत हो जाएगा, अगर सभी नागरिक को आप नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए क्या होता है कि कभी ये जो है ये जेल नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन हो गया कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहते हैं तो ये कभी जेल नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि उसका कोई, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, चूंकि देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी नागरिक कानून के सामने जो है समान होते हैं, लेकिन ये आपका समान नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपने पद पर रहते हैं, तो ये क्या होता है, जबकि भारत का ये भी नागरिक होते हैं, लेकिन ये जेल नहीं जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा की बात करें, देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए राज्य स्तर पर क्या होता है कि किसी बात, चूंकि जो पूरा इंडिया का जो संचालक होता है ये किससे होता है, ये सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के थ्रू होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि इसमें जो कहा जा रहा है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसका तात्पर्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि किसी भी राज्य को यहाँ पर जो अपना उसका स्वयं किसी भी प्रकार का धर्म या जो है जाति से रिलेटेड ये आपका नहीं चलता, जिसके कारण जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपका दिया हुआ ये आपका यहाँ पर कट जाएगा, चूंकि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसका डैश यहाँ पर आपको बताना है उसका क्या होता है। तो जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझते हैं कि जब एक वस्तु का वेग क्या होता है कि यहाँ पर आपका 2 गुना हो जाता है, तो वस्तु का जब यहाँ वेग 2 गुना हो जाएगा तो उसका समवेग क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर आपको कहा जाए कि त्वरण 2 गुना हो जाएगा, तो त्वरण आपका नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर P बराबर आपका क्या होता है, ये आपका m भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर त्वरण की बात करें तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है वेग को 2 गुना किया जा रहा है। त्वरण बराबर F बराबर ma होता है, एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो उसमें त्वरण आपका होता है, लेकिन उसमें अगर हम लोग बात करें कि वेग का, तो उसमें वेग का कहीं पर जरूरी ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F बराबर आपका क्या होता है ma होता है, इसमें बताइए कहीं पर भी वेग है, तो ये आपका यहाँ पर सबसे पहले गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ कि समवेग 2 गुना हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों करेक्ट हो जाएगा ये समझिए, इसमें जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है, तो मान लेते हैं कि आपका P बराबर m भी है, इसमें अगर हम लोग वेग को यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं तो ये पूरा क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ये आपका 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मानव शरीर के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो कार्य जैसे हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में रासायनिक ऊर्जा होते हैं। और ये क्या होता है कि ये जब हम लोग कार्य करते हैं तो ये क्या होता है कि कार्य जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा सबसे पहले ये पेशीय ऊर्जा में आ जाती है हमारे पैरों में, और उसके बाद क्या होता है कि वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्य करने में, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर वही यूज होने वाला है। यहाँ पर पूछा रहा है कि मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। अब हम लोग जिस प्रकार से कार्य उस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पर बनता है, ये आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका वाट के आधार पर आता है, वाट में आपको इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा किलोवाट घंटा में जो मेजर किया जाता है, बड़ा बड़ा जहाँ पर इंडस्ट्री चलता है वहाँ पर किलोवाट घंटा में इसको जो है किया जाता है। लेकिन घर में बात करें तो ये जो है वाट में किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि घरों में जो बिजली प्रयुक्त किया जाता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आपका 50 हर्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ज होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये आपका पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर नदी में तैरता है, उसके अपेक्षा अगर हम बात करें तो समुद्र में अगर तैरता है तो वहाँ पर उसको तैरने के लिए क्या होता है कि वो
कंफर्टेबल फील होता है। अब क्यों होता है, देखिए जो भी नदी होता है उसमें क्या होता है कि पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है, किसके तुलना में, तो ये आपका समुद्र की तुलना में। तो वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि समुद्र पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। क्यों, तो इसका एक ही मात्र रीजन है कि जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है कि पानी के अंदर वो जल्दी डूब नहीं पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि समुद्र का पानी भरा होता है, समुद्र का पानी जो है यहाँ पर भारी होता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, तो ऊपर की ओर बल लगाता है, लेकिन यहाँ पर आपका मेन रीजन यहाँ पर आपका नहीं दिया। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है तो ऑप्शन बी को यहाँ पर आप रखिए पकड़ के। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि समुद्र का पानी खरा होता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, देखिए इससे सटीक आपका ये वाला ऑप्शन डी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि दक्षता जो सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे ज्यादा जो है पावर होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें तो ये आपका विद्युत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत इंजन की जो दक्षता होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग ये बात कर लें कि सबसे अधिक किसका होता है, तो ये देखिए आप इसे करके इसको जो है यहाँ पर समझ सकते हो कि सबसे अधिक आपका विद्युत का होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पेट्रोल वाला जितना भी इंजन होता है उसके बाद आपका विद्युत का बाद आपका पेट्रोल वाला आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो हम लोग ये उसके बाद आपका डीजल का आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके बाद आपका भाप इंजन हो जाएगा। हालांकि पहले भाप इंजन ही चलता था, तो भाप इंजन जो है सबसे पहले चलता है, इसलिए अभी ये जो है पूरा एकदम लोड ग्रेड में आ चुका है। लेकिन सबसे अधिक की बात करती है आपका विद्युत इंजन जो होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो तापमान होता है ये कितना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्सियस में पता होना चाहिए, या तो आपको केल्विन में पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्सियस में अगर हम लोग ये बात करें कि सेल्सियस में जो मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, ठीक है, तो इसका कितना होता है, आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसको हमको लेकर के जाना है केल्विन में, केल्विन में यहाँ पर आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखिए एक केल्विन बराबर जो केल्विन में मान होता है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। तो देखिए 273 हम लोग को ऐड कर देंगे, तो चूंकि केल्विन में हम लोग को जाना है तो केल्विन में अगर हम लोग जाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को लेकर के, तो इसमें हम लोग को 273 को ऐड करना है। तो इसमें हम लोग 37 को चलिए ऐड कर देते हैं। तो 37 को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, चूंकि हम लोग को जाना है किसमें, तो इसको केल्विन में लेकर के जाना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका 1 बच जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 310, यानी कि 310 आपका केल्विन में इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किसमें दिया हुआ, ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप समझ यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि ऋणात्मक मान 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपको ऋणात्मक होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि ऋणात्मक मान यानी कि 40 होगा, ये आपको ऋणात्मक लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में ज्ञात करने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बाय आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद F माइनस 32 बटे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन सी जो यहाँ पर आपको लेना है सेल्सियस में जो मान दिया हुआ है ये आपको निगेटिव में लेना है। तो निगेटिव में चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर माइनस 40 बटे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका F माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो F माइनस यहाँ पर आपका 32 हो गया। अब बट्टे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 से इसको 8 बार में काटिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 आपका कितना हो जाएगा 72। अब देखिए ये आपका माइनस में कितना है, ये आपका 72 है। और ये जो यहाँ पर आपको 32 दिया हुआ माइनस में, इस पर आकर के आपका जो प्लस 32 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए बराबर आपका वहाँ पर F बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 40। तो माइनस 40 यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और पिछली वीडियो में मैंने इसको फुल फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करके आपको बताया था। इसलिए बोलते हैं क्लास को अटेंड करते रहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली आपको पढ़ना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के प्रश्नों का आपको जो है ये आपका जो है स्टेमिना बढ़ जाए सभी प्रकार के प्रश्नों पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है उष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो उष्मा प्रवाह की बात करें तो ये आपका तापमान का परिणाम होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु पर अगर तापमान होता है, हीट होता है, तो इसमें क्या होता है कि उष्मा जो होता है ये किसके कारण से होता है, यानी कहा जा रहा है कि उष्मा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है, तो ये आपका तापमान का, चूंकि तापमान होगा तो उष्मा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है।
बहुत सारा इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो बुक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आपका सिलेक्टेड है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और साथ में आपको जो है रिवीजन करते रहना है। यहाँ पर बात करें कि ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। याद रखिए ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया था, 1875 में लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि हिंदी भाषा में परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन यार आप सभी समझ, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि माटी के मूर्ति, माटी के मूर्त या मूर्ति लिखा हुआ रहेगा कि माटी के मूर्ति पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है राम वृक्ष में, तो ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि माटी के मूर्त के लेखक है। अगला क्वेश्चन यार आप समझ, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आधे अधूरे के लेखक कौन है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें आधे अधूरे के लेखक कौन है, तो ये आपका मोहन राकेश, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जितना भी आपका बुक से सिलेक्टेड प्रश्न है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, इन सभी को मैं सिलेक्ट यहाँ पर करके आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए डिवाइस लाइफ के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो डिवाइस लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका शिवानंद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि डिवाइस लाइफ के लेखक है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए उपन्यास के बारे में बात करें कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो ये आपका काउंट लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा, या तो फिर लियो टॉल्स्टॉय ही लिखा रहता है किसी किसी ऑप्शन में, क्योंकि प्रीवियस में जो पूछा हुआ है उसमें सिर्फ लियो टॉल्स्टॉय लिखा हुआ है, लेकिन फुल नाम की बात करें तो काउंट लियो टॉल्स्टॉय आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय गान के अंग्रेजी अनुवाद ये जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा लिखा गया और इन्हीं के द्वारा अनुवाद किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है भारत भारती के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा है और बिहार फॉरेस्टर में भी पूछा है। तो यहाँ पर बात करें कि भारत भारती के लेखक कौन, और इसको मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था। तो यहाँ पर बात करें कि भारत भारती के लेखक कौन है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो जो गीत गोविंद जो आपका लिखा गया था, ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किसके द्वारा, ये जयदेव के द्वारा आपका लिखा गया था। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट की बात करें कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य पुरुष का जन्म इसी तिथि को हुआ था, वह महापुरुष कौन थे, ये आपका पर पूछा है। तो देखिए इसी तिथि को कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो जो दूसरा महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है उसका भी जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 को, ऐसा नहीं, 2 अक्टूबर का सिर्फ यहाँ पर आपका जो है डेट आपका सेम था, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और एक अन्य कौन सा महापुरुष है जिसका कि जन्म इसी डेट में हुआ था, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए कि 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वही महात्मा गांधी की बात करें तो ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन दोनों के बारे में याद रखिए, डेट भी पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसको मैंने कम्युनिटी में भी लिखा था। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होता है कि अवारा तत्व की इसको संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो बताइए कि रसायन का राजा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो रसायन का राजा जो कहा जाता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4, इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरिक अम्ल जो बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है सीसा संचायक में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आपका किया जाता है H2SO4 का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको दिया AU है, AG है, CU है, FE है। यानी कहने का मतलब कि गोल्ड है, इसके अलावा सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद आयरन में सबसे अधिक तन्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि सबसे अधिक जो यहाँ पर आपका तन्य होगा
ये कौन सा यहाँ पर आपका धातु होगा। तो देखिए याद रखिए कि सबसे अधिक जो तन होगा ये आपका Au होगा, जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं। इसका काफी जो है अगाध वर्धनता का गुण जो है ये काफी ज्यादा प्रदर्शित करता है और इसको काफी लंबा खींचा जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे जो है अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तब आपका यहाँ पर Ag हो जाएगा, यानी कि चांदी हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर कॉपर हो जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा Fe। अगर विद्युत इसमें फॉलो होने की बात किया जाए, यानी कि विद्युत सुचालक की बात किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे अधिक अगाध वर्धनता कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो बताइए कि साधारण कार्बन जो स्टील होते हैं इसमें क्या क्या मिले हुए होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साधारण कार्बन स्टील में आपका सबसे पहली बात तो इसमें आपका कार्बन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो इसमें आपका लोहा होता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या होता है, तो कार्बन और लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर बता देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और साथ में आपको टेलीग्राम पर जुड़ करके आपको रिवीजन करते रहना है जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।